अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, डेट इज़ एम्बियल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सब टॉपिक ऑफ इम्यूनोलॉजी सीरीज। फिर चलते अपने सफ़र की तरफ, स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर। एम्बियल पाथवे। प्रॉपरली पाथवे के अंदर एंटर होने से पहले, पाथवे की तरफ जाने से पहले इस पाथवे के नेम को समझते हैं, यानी कि एम्बियल को पहले समझते हैं कि एम्बियल क्या है। एम्बियल स्टैंड्स फॉर मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। दो तरह के बायोमोलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। एक है हमारे पास मैनोज एंड द सेकेंड वन इज लेक्टिन। मैनोज हमारे पास क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है, जबकि लेक्टिन लेक्टिन हमारे पास एक प्रोटीन होती है, एक ऐसी प्रोटीन जो कि रिकग्नाइज करती है एंड बाइंड टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करती है, और वो भी स्पेसिफिक कौन सा, मैनोज। मैनोज कंटेनिंग शुगर। अब ये जो मैनोज है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द पैथोजन सरफेस। पैथोजन की सरफेस के ऊपर जो मैनोज प्रेजेंट होता है उसके साथ जो लेक्टिन बाइंड करती है, इसी वजह से उसको कहा जाता है एम्बियल प्रोटीन, यानी कि एक ऐसी प्रोटीन जो कि किसी पैथोजन के साथ जाके बाइंड करती है। अब वो पैथोजन कोई भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया में जैसे कि सैल्मोनेला, नाइसेरिया, लिस्टेरिया बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा फंजाई भी हो सकता है। फंजाई के बहुत से स्ट्रेन्स आ जाते हैं, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स। उसके अलावा कोई वायरस भी हो सकता है, और वायरस में भी HIV वायरस आ जाते हैं। किसी भी पैथोजन के सरफेस के ऊपर ख़ास तरह के कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकते हैं, ग्लैक्टोज भी हो सकते हैं, और मैनोज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्मिनल मैनोज हैं, इन टर्मिनल मैनोज रेजिड्यूज के साथ आके एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर, फ्लूइड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है, जिसे कहते हैं एम्बियल प्रोटीन। वो आके मैनोज को रिकग्नाइज करती है और उसके साथ जाके बाइंड कर जाती है। इसी वजह से इस प्रोटीन का नाम है एम्बियल प्रोटीन, यानी कि मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन। एक ऐसी लेक्टिन प्रोटीन जो कि टर्मिनल मैनोज रेजिड्यूज के साथ जाके बाइंड करती है। जब किसी भी पैथोजन का फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होगा, फर्स्ट टाइम एंट्री होगी, उस वक्त एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होंगी नहीं। तब क्या करती है ये एम्बियल प्रोटीन जो है, वो उस पैथोजन की सरफेस के ऊपर जो टर्मिनल मैनोज रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करती है, और फिर इनिशिएट करवाती है किसको, एम्बियल पाथवे को। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ कैन एम्बियल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉडी सेल्स एंड फॉरेन सेल्स। किस तरह से एम्बियल को पता चलता है कि कोई भी सेल जो वो हमारी अपनी बॉडी का सेल है, या कोई फॉरेन एजेंट है, या पैथोजन का सेल है, किस तरह से एम्बियल को पता चलता है। इसका आंसर ये है कि मैमेलियन सेल्स की सरफेस पर टर्मिनल पोजीशन पर मैनोज रेजिड्यूज प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो पैथोजन होते हैं उनकी सेल सरफेस के ऊपर, उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उनके ऊपर टर्मिनल पोजीशन पर मैनोज रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैमेलियन सेल्स के अंदर इस तरह के टर्मिनल रेजिड्यूज, मैनोज रेजिड्यूज प्रेजेंट नहीं होते। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि हमारे सेल में सियालिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एन एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि पैथोजन के अंदर बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, या जो भी फंजाई हो गया, उनके अंदर पैथोजेंस के अंदर सियालिक एसिड प्रेजेंट नहीं होते। तो ये दो पॉइंट हैं जिसकी बेस पर हमारे फ्लूइड के अंदर जो लेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो रिकग्नाइज कर लेती है कि अपने बॉडी के सेल्स कौन से हैं और एनिमी सेल्स यानी कि फॉरेन सेल्स कौन से हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है कि जब अर्ली डिस्कवरीज हुई थी, जब ये स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ था पाथवे, तो तब ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ एम्बियल प्रोटीन ही एक ऐसी प्रोटीन है जो कि इस पाथवे को एक्टिवेट कर सकती है। बाद की डिस्कवरीज ने बताया, बाद की रिसर्च ने बताया कि एम्बियल के अलावा एक और दूसरी प्रोटीन है जो कि हमारे पास होती है फाइकोलिन प्रोटीन, और फाइकोलिन में भी 1, 2 और 3 वो भी इस पाथवे को यानी कि एम्बियल पाथवे को एक्टिवेट करवा सकती है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की एम्बियल पाथवे की। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है
एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे होता है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एंटीबॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। विदाउट एंटीबॉडी ही ये एक्टिवेट हो जाता है और ये डायरेक्टली जाके बाइंड करता है किसके, पैथोजन की सरफेस के साथ जाके एम्बियल प्रोटीन जो हैं वो जाके बाइंड करती हैं। अब जब यहाँ पर एंटीबॉडीज़ की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रही, एंटीबॉडी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तो ये किसका पार्ट होगा, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स है जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इस पाथवे के अंदर। सबसे पहले आ जाती हैं C2, C3, C4। उसके अलावा आ जाती हैं कुछ एडिशनल प्रोटीन्स हैं जैसे कि एम्बियल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन। इसके साथ कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि हमारे पास है MASP1। MASP स्टैंड्स फॉर एम्बियल एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज 1 और 2। ये कुछ खास तरह के सेरीन प्रोटीएज होते हैं जिन्हें कहा जाते हैं MASP यानी कि एम्बियल एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज 1 एंड 2। उसके अलावा C5, C6, 7, 8 और मल्टीपल्स 9, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी वही प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि क्लासिकल पाथवे में इन्वॉल्व थी, एक्सेप्ट 2 प्रोटीन्स, इन 2 प्रोटीन्स के अलावा बाकी सारी वही वाली प्रोटीन्स हैं। अब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है वो है हमारे पास C1 प्रोटीन। C1 प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती इस पाथवे के अंदर। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसीलिए C1 पार्टिसिपेट नहीं करती। तो C1 के एनालॉग कौन वर्क करेगा? यहाँ पर C1 के एनालॉग काम करेंगे हमारे पास एम्बियल, और एम्बियल के साथ एसोसिएट होंगे कुछ सेरीन प्रोटीएज जिसमें MASP1 और MASP2। ये बिल्कुल वैसा ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जैसे कि C1 बना रहा था, यानी कि हमने बात की थी क्लासिकल पाथवे के अंदर जो C1 है वो हमारे पास ट्राइमेरिक होता है। प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन कौन से, C1Q, C1R और C1S। इसमें से ये जो Q था, ये Q, ये क्या था, सेंसर था। अब एम्बियल के केस में जो सेंसर होंगे वो हमारे पास होगा जो यहाँ पर सेंसर के तौर पर वर्किंग करेगा वो एम्बियल इटसेल्फ। एम्बियल इटसेल्फ जो है वो सेंस करेगा किसको, पैथोजन को। लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी, ये डायरेक्टली सेंस करेगा और जाके बाइंड करेगा किसके, पैथोजन की सरफेस के साथ। और फिर यहाँ पर वो फंक्शन जो कि R और S परफॉर्म कर रहे थे, C1R और C1S कर रहे थे, वो सेम फंक्शन जो है यहाँ पर ये करेंगे MASP1 एंड MASP2। ये सेरीन प्रोटीएज है जो कि डाउन स्ट्रीम आने वाली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करेंगे, उनकी क्लीव करेंगे, और क्लीवेज जो होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि हमने क्लासिकल पाथवे के अंदर पढ़ा था कि यानी कि हमारे पास अनइक्वल फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक लार्जर सब यूनिट होगा और एक उसमें से स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ए कि किन किन चीज़ों की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। सेम फॉर्मेशन होगी, C3 कन्वर्टेज बनेगा, इम्पॉर्टेंट है, C5 कन्वर्टेज बनेगा, और एट द एंड हमारे पास बनेगी मैक बनेगा, यानी कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, और ये तीनों की फॉर्मेशन ज़रूरी है हमारे पास। चलिए फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे एम्बियल पाथवे एक्टिवेट होता है, कैसे रन करता है और पैथोजन से कैसे डील करता है। जैसे ही किसी पैथोजन की हमारी बॉडी में एंट्री होती है, एम्बियल प्रोटीन उसको रिकग्नाइज करती है और फिर पैथोजन की सरफेस पर प्रेजेंट मैनोज रेजिड्यूज़ के साथ जाकर बाइंड हो जाती है। अब जैसे ही ये बाइंड करेगी उसके साथ ही एम्बियल पाथवे स्टार्ट हो जाता है। एम्बियल प्रोटीन जो होती है वो एसोसिएटेड होती है 2 सेरीन प्रोटीएज एंजाइम्स के साथ। एक है हमारे पास MASP1 और दूसरा होता है MASP2। ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं पैथोजन की सरफेस पर, और फिर ये प्रोटीएज एंजाइम्स जो हैं ये डाउनस्ट्रीम आने वाली प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं 1 बाय 1। अब इस पाथवे में सबसे पहले कौन सी प्रोटीन की एंट्री होगी, वो होगी हमारे पास C4। आपने वही सेम सीक्वेंस फॉलो करना है जो कि हम लोगों ने फॉलो कहाँ पर किया था, हमने क्लासिकल पाथवे के अंदर किया था।
हमने बात की थी क्लासिकल पाथवे को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले एंट्री कौन लेता है, C1 लेता है। अब इस एम्बियल पाथवे में C1 तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके एनालॉग प्रेजेंट है, और वो कौन से हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स एम्बियल और उसके साथ एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीएज एंजाइम्स। अब यहाँ पर इन्होंने एंट्री ले ली। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि C1 के बाद की फ्रेंडशिप किसके साथ होती है, C4 की। तो यहाँ पर भी अब नेक्स्ट प्रोटीन जो आएगी वो कौन सी आएगी, C4 आएगी। अब C4 के साथ क्या होगा, C4 के साथ सेम वही काम होगा जो कि क्लासिकल पाथवे के अंदर हुआ था। यहाँ पर ये जो हमारे सेरीन प्रोटीएज एंजाइम्स हैं, ये वाले दो, ये क्या करते हैं, ये C4 की क्लीवेज करते हैं इनटू अनइक्वल फ्रेगमेंट्स के अंदर। अनइक्वल फ्रेगमेंट्स बनेंगे और कौन से बनेंगे, एक बनेगा C4A और एक बनेगा हमारे पास C4B। अब कैसे याद रखना है कि कौन सा बाइंड करेगा, कौन सा रिलीज हो जाएगा, तो वही सेम फंडामेंटल अप्लाई करना है, सेम ट्रिक के आपने कैसे याद रखना है, आपने याद रखना है ए से अवे, यानी कि ए है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है और वो रिलीज हो जाएगा, अवे से आपने याद रखना है कि वो दूर चला जाएगा, सराउंडिंग मीडियम के अंदर रिलीज हो जाएगा। जबकि बी से आपने याद रखनी है बाइंडिंग को, बाइंड कर जाएगा, ज्वाइन कर लेगा इस कॉम्प्लेक्स को जो कि पैथोजन की सरफेस के ऊपर बन रहा है। C4 की ब्रेक डाउन हो गई। C4 के बाद किसने पार्टिसिपेट करना है, किसने एंट्री लेनी है पाथवे के अंदर, वो होते हैं हमारे पास C2। अब C2 के साथ भी सेम वही काम होता है, यानी कि उसकी क्लीवेज होगी, ब्रेक डाउन होगी, और कौन करेंगे, हमारे पास ये जो सेरीन प्रोटीएज होते हैं यही उसकी भी ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन यहाँ पर C2 जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अब एक्सेप्शनल केस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस ये होता है ब्रेक डाउन अनइक्वल फ्रेगमेंट्स में ही होती है, यानी कि एक स्मॉलर फ्रेगमेंट बनता है और एक लार्जर फ्रेगमेंट बनता है। लेकिन यहाँ पर जो ए होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो लार्जर फ्रेगमेंट होता है। अब ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है यही पार्टिसिपेट करेगा, यही बाइंड करेगा जाके सरफेस पर, जबकि जो बी वाला होता है वो स्मॉल होता है और वो रिलीज हो जाता है सराउंडिंग मीडियम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस होता है। आपने इसको याद रखना है कि यानी कि ये जो बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके एनालॉग, यानी कि उसके उल्ट होता है, उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्क करता है। यहाँ पर जो ए है वो लार्जर होगा और जो बी है वो स्मॉलर होगा। अब जब लार्जर है तो उसने क्या करना है, उसने जाके जो C2A है उसने जाके कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाना, C4B को ज्वाइन कर लेना, और जो C2B है उसने जाके रिलीज हो जाना है। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला बनता है C4B2A। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज है, इसका नेम ही शो कर रहा है कि इसने नेक्स्ट किसकी ब्रेकडाउन करनी है, इसने डाउनस्ट्रीम C3 प्रोटीन की ब्रेकडाउन करनी है, C3A और C3B। अब ये जो C3B है उसने जाके फिर ये जो C3 कन्वर्टेज था इसको ज्वाइन करेगा और हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा और वो हो जाएगा हमारे पास C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज है, इसका नेम भी बता रहा है कि C5 है, इसने क्या करना है, आने वाली प्रोटीन C5 की ब्रेकडाउन करनी है इनटू C5A और C5B में। अब C5B क्या करता है, वो जाके कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाता है। जैसे ही C5B बाइंड होगा उसके बाद C6 इसकी एंट्री होगी, फिर C7, फिर C8 और मल्टीपल C9। याद रखिएगा यहाँ पर जो C6 हमारे पास C6 है, 7 और 8, इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती ये, बल्कि एज इट इज़ ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो 6, 7 और 8 है वो हमेशा सिंगल यूनिट उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सिंगल यूनिट ही पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जो C9 है वो मल्टीपल आते हैं और हमारे पास राउंड अबाउट 10 से लेकर 18 इतने सारे C9 के जो मल्टीपल यूनिट्स होते हैं वो जाके बाइंड करते हैं। और जैसे ही इनकी बाइंडिंग होगी तो उसके साथ ही एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और वो हमारे पास होता है मैक, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये जाके क्या करते हैं, पैथोजन की सरफेस के ऊपर उसके सेल मेम्ब्रेन पर जाके पोर क्रिएट कर देते हैं, यानी कि सुराख बना देते हैं, होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे जो
उसकी सेल की इंटीग्रिटी होती है, पैथोजन की सेल की इंटीग्रिटी होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है, मेंटेन नहीं रहती और एज अ रिजल्ट जो सेल है वो लाइस कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये मैक की फॉर्मेशन कैसे होती हैं, कैसे ये जो सारी प्रोटीन्स है जिनको जैसे कि C5b C6 7 8 और मल्टीपल 9 कैसे जाके बाइंड करते हैं और सेल की लाइसिस कैसे होती है, इस सब को बहुत डिटेल से क्लासिकल पाथवे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसको दोबारा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो क्लासिकल पाथवे वाली वीडियो नहीं देखी। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ एम्बियल पाथवे।